Good morning, students. In this lecture, I am going to explain the liability of surety or guarantor, discharge of surety from liability, and the last topic is rights of surety. So, after discussion the types of guarantee in the previous lecture, अब हम ये रीड करेंगे कि जो श्योरिटी है यानी कि जो गारंटर होता है उसके उसकी क्या लाइबिलिटीज होती हैं, उसके क्या राइट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। ओके, सो सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। सो सी, जो मैंने लाइंस अंडरलाइन कर रखी है उन पे मेन फोकस करिए। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी अराइज ओनली इफ देयर इज अ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ओके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि एक गारंटर की लाइबिलिटी या दायित्व कब क्रिएट होता है, जबकि प्रिंसिपल डेटर अपना पेमेंट करने में डिफॉल्ट हो जाए यानी कि मना कर दे। ओके, इफ द प्रिंसिपल डेटर डज नॉट डिफॉल्ट एंड मेक्स द पेमेंट एज पर हिज प्रॉमिस, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी डज नॉट अराइज। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि एक गारंटर की लाइबिलिटी कब क्रिएट होती है, जबकि प्रिंसिपल डेटर अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर देता है। अगर प्रिंसिपल डेटर अपना प्रॉमिस पूरा कर देता है यानी कि जो भी पेमेंट करना है वो कर देता है, तो फिर गारंटर की कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमें ये पढ़ना है कि इफ प्रिंसिपल डेटर does not repay a loan or has became insolvent। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं कर पाता है और गारंटर की लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो उस पर किस किस तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ओके, सबसे फर्स्ट है द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विथ दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। इसका मतलब ये है कि जो गारंटर होता है, जो श्योरिटर होता है, उसकी लाइबिलिटी, उसका दायित्व प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी के साथ को एक्सटेंसिव होता है अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो उनका गारंटी कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, अगर उसमें कुछ भी एक्सेप्शनल इस रूल से रिगार्डिंग नहीं लिखा गया है, तो ये माना जाता है कि प्रिंसिपल डेटर की जितनी भी लाइबिलिटी है एज इट इज वो गारंटर पर एप्लीकेबल होती है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिंसिपल डेटर ने 50,000 का लोन लिया है और उसको जो भी गारंटर प्रोवाइड करा, जो भी गारंटर ने उसके लिए गारंटी दी है, अगर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी उन्होंने इसके अगेंस्ट में नहीं लिख रखा, तो ये माना जाएगा कि 50,000 रुपीज जो कि प्रिंसिपल डेटर के को पेमेंट करने बनते हैं, वो एज इट इज गारंटेड है गारंटी श्योरिटी के थ्रू। ओके, बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि द श्योरिटी कैन हाउ एवर डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ हिज लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसमें गारंटर अपनी लिमिट डिसाइड कर दे लाइबिलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, ये उसको हक है, ऐसा वो कर सकता है, तो इन दैट सिचुएशन गारंटर ने जो भी प्री डिटरमाइंड या प्री डिफाइंड लिमिटेशन अपने पेमेंट से रिलेटेड, अपनी गारंटी से रिलेटेड उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा रखी है, उस पर फिर उतनी ही लाइबिलिटी क्रिएट होती है। जैसे इसमें ये एग्जांपल है, इफ द प्रिंसिपल डेटर ओज 10,000 टू द क्रेडिटर
and the surety has defined his liability to be 5,000. He is liable to pay only that amount in case of a default by the principal debtor. Okay, it means अगर कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी इस पॉइंट से रिलेटेड नहीं लिखा तो जो प्रिंसिपल डेटर का टोटल अमाउंट है वो पूरा का पूरा उसका गारंटेड अमाउंट होता है। और अगर श्योरिटी नेम कॉन्ट्रैक्ट बनते समय अपनी पेमेंट लिमिटेशंस उसमें लिखवा दी हैं तो फिर उसने जितनी पेमेंट लिमिटेशंस लिखवाई हैं उतना ही उसका होता है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है वो ये है, इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रिंसिपल डेटर कोई ऐसा पर्सन है जो कि माइनर है या अनसाउंड माइंड है, जो हमने पढ़े थे, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड द क्रेडिटर इज वॉइड and cannot be enforced by law. In such case, the surety is deemed to be the principal debtor. It is therefore clear that in certain situations, the liability of the surety is the same as that of the principal debtor. अब इसमें थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रिंसिपल डेटर में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की कमी है, यानी कि वो एक इनकैपेबल पर्सन है, तो उसके और क्रेडिटर के बीच में तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा वो वॉइड है। ओके, क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की कमी है। तो इन दैट केस प्रिंसिपल डेटर का जो भी गारंटर है, जो भी श्योरिटी है, वो ही प्रिंसिपल डेटर अज्यूम कर लिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइबिलिटी क्या क्रिएट होती है? लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कमन्स विद द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ये पॉइंट मैंने अभी अभी आपको पहले भी समझाया है कि अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं कर रहा है या पेमेंट करने से मना कर रहा है, ठीक है, तभी गारंटर की लाइबिलिटी क्रिएट होती है, अदरवाइज नहीं होती है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज। इसमें यह है कि कई बार किसी एक पर्सन की गारंटी दो लोग एक साथ दे देते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस उन दोनों लोगों पर दोनों लोगों पर अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं कर रहा है तो जो लाइबिलिटी क्रिएट होती है वो दोनों के ऊपर होगी, ठीक है। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है, इट कैन बी सेड दैट व्हेन टू पर्सन जॉइंटली टेक अ लोन and one of them is a surety for the other, it does diminish his liability to the creditor, but he certainly can use his rights as a surety. आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो जैसे एक एग्जांपल है, ए और बी ने एक एफिडेविट मेक किया, ठीक है, मतलब आप इसमें ये देख लीजिए कि मान लीजिए कि ए एंड बी दोनों ने सी से लोन लिया, ओके, और ए खुद गारंटर बना हुआ है कि बी उसका लोन पे कर देगा सी को, तो इन दैट केस चूंकि ए और बी दोनों ने ही लोन दिया है और ए बी का गारंटर भी बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए की लाइबिलिटी कम हो गई। ए और बी को एज अ डेटर, प्रिंसिपल डेटर अपना पेमेंट सी को भी करना है और ए को इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बी को जो एज अ गारंटर बना है उसका भी पेमेंट करे अगर बी नहीं करता है। ये तो ये है कि एक गारंटर के क्या क्या दायित्व हैं, लाइबिलिटीज है। अब बात ये करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें गारंटर अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है, ठीक है। A surety is said to be discharged when his liability comes to an end. Obviously, एक गारंटर अगर अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर दे तो ये कहा जाएगा कि उसने अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो गया है वो, ठीक है। अब वो ऐसा कब कर सकता है, किन सिचुएशंस में कर सकता है? फर्स्ट, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। एक तो बिल्कुल सिंपल सा है
ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सब अभी हमने इससे प्रीवियस जो मैंने आपको ऑडियो लेक्चर भेजा है उसमें बता रखा है। फिर भी अगेन आई रिपीट, अगर गारंटर चाहे तो एक नोटिस भेजकर, अगर गारंटर चाहे तो क्रेडिटर को एक नोटिस सेंड करके अपने फ्यूचर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड गारंटी को फिनिश कर सकता है। बाय श्योरिटी डेथ, अगर गारंटर की डेथ हो जाए तो इससे रिलेटेड अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं लिखा हुआ है तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी अपने आप ही रिवोक्ड हो जाएगी। नेक्स्ट, बाय वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये है कि अगर गारंटर के विदाउट कंसर्न ही जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है उसमें कोई मेजर मॉडिफिकेशंस कर दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से रिलेटेड कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द गारंटर, तो इन दैट केस गारंटर अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मना कर सकता है। ओके, बट if the surety has given an express or implied consent to such variation, he is lawfully bound by his commitment and cannot be absolved of his promise। अब आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब गारंटर को ये पता चल रहा है कि उससे विदाउट कंसर्न किए ही एग्रीमेंट में मेजर मॉडिफिकेशंस कर लिए गए हैं और वो फिर भी उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शंस नहीं रेज कर रहा, तो इन दैट केस ये माना जाता है कि उसने अपनी इम्प्लाइड कंसेंट दे दी है, फिर वो बाउंड है अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। The principal debtor from his obligation, the surety is also released from his liability under the guarantee. It means, यहाँ से देखिए, when the creditor and the principal debtor make a contract that nullifies the obligation of the principal debtor। मान लीजिए कि जो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर है वो आपस में ही ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को उसके सारे दायित्वों से मुक्त कर रहा है, तो इन दैट केस जो गारंटर है वो भी अपने आप उन दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर। If the creditor and the principal debtor without the consent of the surety make a contract that amounts to a settlement between the two and the creditor promise to extend the time limit of the debtor's liability। इसमें ये है कि अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर गारंटर को बताए बिना ही आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो भी पैसों का लेन देन होगा वो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में ही होगा, ठीक है, और क्रेडिटर इसके लिए प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए भी तैयार है, तो इन दैट केस फिर गारंटर अपनी गारंटी से ऑटोमेटिकली ही फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय द क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन impairing surety remedy। If the creditor does some act which is inconsistent with the rights of the creditor or fails to do some act which is his lawful duty towards a surety, means या तो क्रेडिटर कुछ इस तरीके के एक्ट करता है जो कि क्रेडिटर के राइट्स के अगेंस्ट में आते हैं, या फिर क्रेडिटर जो एक गारंटर के राइट्स है या गारंटर के प्रति उसकी जो ड्यूटीज है उसमें लॉफुल नहीं रह रहा है, इन दैट केस भी जो गारंटर है वो अपनी लाइबिलिटी से अपने आप को फ्री कर सकता है। लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय द क्रेडिटर। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट गारंटी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो जो गारंटर है उसकी कुछ एसेट्स भी लोन के अगेंस्ट में रख दी जाती है। अब इन दैट केस
ये माना जाता है कि जो क्रेडिटर है वो उस एसेट्स की प्रॉपर टेक केयर करेगा और उसको कुछ भी नुकसान नहीं होने देगा। अब मान लीजिए कि क्रेडिटर ने उस एसेट्स को कोई किसी भी तरीके का लॉस कर दिया है, या फिर क्रेडिटर ने बिना बिना गारंटर को बताए ही प्रिंसिपल डेटर को उन एसेट्स को वापस से दे दिया है। तो इन दैट केस उस एसेट्स का जो भी अमाउंट था, उस अमाउंट के इक्वल जो भी गारंटी का अमाउंट होता है, उससे जो गारंटर है वो अपने आप को फ्री कर लेगा। ओके, नेक्स्ट, ये तीनों पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर भेजा था उसमें भी बताए थे कि अगर क्रेडिटर किसी भी तरीके का मिस रिप्रेजेंटेशन करके गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो तब भी गारंटर अपने आप को इस गारंटी को इनवैलिड डिक्लेयर करवा के फ्री करवा सकता है। सेम ऐसे ही अगर क्रेडिटर कुछ छुपाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट की इम्पॉर्टेंट आइटम से रिलेटेड अगर किसी भी बात को छुपाता है, तब भी गारंटर उसको इनवैलिड डिक्लेयर करवा के अपनी गारंटी से फ्री हो सकता है। और सेम ऐसे ही अगर को श्योरिटी यानी कि को गारंटर है, अगर वो अपनी तरफ से किसी भी तरीके का पेमेंट करने से मना कर दे तो जो सेकंड गारंटर है वो भी अपने आप को फ्री कर सकता है। सो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें गारंटर श्योरिटी अपनी गारंटी को डिस्चार्ज करवा सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट आता है राइट्स ऑफ श्योरिटी, कि एक श्योरिटी के क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहला उसका राइट होता है राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर क्या है? द श्योरिटी हैज द सेम राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एज दोज ऑफ द क्रेडिटर एंड कैन रिकवर फ्रॉम द लेटर द अमाउंट ही हैज पेड विथ इंटरेस्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट करने से मना कर देता है और गारंटर को उन अमाउंट्स का पेमेंट करना पड़ता है, तो इन दैट केस समटाइम्स ऐसा होता है कि गारंटर को विद पेनल्टी भी अमाउंट पे करना पड़ता है। तो अमाउंट पे करने के बाद में गारंटर उस अमाउंट को प्रिंसिपल डेटर से निकलवाने के लिए स्यू कर सकता है। राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर जो हमने अभी पहले डिस्कस किए हैं वही सारे पॉइंट्स हैं कि अगर क्रेडिटर किसी भी तरीके का मिस रिप्रेजेंटेशन करके कुछ कर रहा है और इससे गारंटर को कोई लॉस हो रहा है तो गारंटर स्वे कर सकता है। अगर क्रेडिटर के पास में कोई एसेट सिक्योरिटी में पड़ी थी और गारंटर को बताए बिना ही उस एसेट्स को कोई लॉस हो जाता है या प्रिंसिपल डेटर को वापस दे दी जाती है तो उस अमाउंट के इक्वल भी क्रेडिटर पर स्यू किया जा सकता है। राइट्स अगेन द co-guarantors, राइट्स अगेन द सॉरी राइट्स अगेन द को गारंटर्स में ये है कि कभी कभी एक प्रिंसिपल डेटर के दो गारंटर्स भी हो सकते हैं। तो इन दैट केस यूजुअली ये होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइडेड है कि किस गारंटर की कितने % की गारंटी है तो उसके हिसाब से ही उसका पेमेंट दिया जाएगा। अगर कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता तो यूजुअली जो टोटल लोन अमाउंट होता है उसमें इक्वल 50-50% उनकी गारंटी होती है। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लाइबिलिटीज, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ द गारंटर। ओके, जस्ट गो थ्रू विद दिस एंड अगर कोई क्वेरीज होती है तो मुझसे आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन।